राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। आज की यह लीला कथा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लड्डू गोपाल की यह सत्य घटना जो घटी है, यह कलयुग में ही संभव है। कोई व्यक्ति लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है कि कोई भी भक्त कभी ये सहन नहीं कर सकता कि उसके बाल गोपाल के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। जब भक्त अपने सामने अपने बाल गोपाल के साथ कुछ भी गलत होता देखता है तो वह सहन नहीं कर पाता। यह दिल को छू लेने वाली लीला कथा अवश्य सुने। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है लड्डू गोपाल भक्त नेहा भारद्वाज ने। नेहा कहती है कि वह हरिद्वार में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। नेहा के पति हरिद्वार में जॉब करते हैं, लेकिन उनके सास ससुर और बाकी परिवार के सदस्य गांव में रहते हैं। नेहा कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा काफी समय से कर रही हूँ। मेरे घर में बाल गोपाल जी के 2 विग्रह हैं, साथ में राधा रानी जी भी विराजमान है। उनकी सेवा मैं बड़े ही प्रेम से करती हूँ। मेरे बच्चे भी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं और बाके बिहारी जी को मानते हैं। नेहा कहती है कि हमारे पड़ोस में एक दंपत्ति किराए पर रहते थे। उनके पति भी मेरे हस्बैंड की कंपनी में ही जॉब करते थे, इसलिए उनसे हमारी जान पहचान हो गई थी और वह मेरे पति के अच्छे फ्रेंड बन गए थे। इसी वजह से उनकी वाइफ का आना जाना भी हमारे पास होता था। उनका नाम निशा था। निशा एक दिन हमारे घर आती है तो बातों बातों में उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया। निशा कहती है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। जब मैं उनसे कहती हूँ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है तो वह भावुक होकर रोने लगती है और कहती है मैंने बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन मुझे माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन जब भी मैं गर्भवती होती हूँ तो मेरा गर्भपात हो जाता है। नेहा कहती है निशा की यह बात सुनकर मुझे भी बुरा लग रहा था। अब वह मेरी अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। मैंने उसे समझाया और कहा कि बाल गोपाल की कृपा हुई तो प्यारे से बाल गोपाल आपके आंगन में भी जरूर खेलेंगे। निशा यह बात सुनकर रोने लगती है। नेहा कहती है एक दिन जब मैं अपने लड्डू गोपाल को दोपहर के समय भोग लगा रही थी तो निशा मेरे घर आती है और मुझसे कहती है दीदी, आप बाल गोपाल की सेवा कितने प्यार से करती हो। मुझे भी आपके बाल गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी इनकी सेवा करना चाहती हूँ। नेहा कहती है कि यह सुनकर मैं खुश हो जाती हूँ कि उनकी सेवा की सारी विधि मैं निशा को समझाती हूँ। निशा कहती है अरे दीदी, इनकी सेवा इतनी भी मुश्किल नहीं है। इनकी सेवा तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही करनी होती है। यह तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और यह कितने प्यारे हैं, कितने मनमोहक है। मैं तो सारा दिन अकेले बोर होती रहती हूँ और इनको लाने के बाद मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। बाल गोपाल तो परम दयालु है, यह सबकी सुनते हैं और तुम इनसे इतना प्रेम करती हो तो तुम्हें भी इन्हें घर अवश्य लाना चाहिए। निशा ने अपने घर जाते ही अपने पति और सासू माँ से बात की। अगले दिन निशा जब हमारे घर आती है तो वह मुझसे कहती है कि दीदी, मैंने अपने पति से और अपनी सासू माँ से बाल गोपाल लाने के बारे में बात की, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि लड्डू गोपाल को खुद नहीं लाना चाहिए। क्या आप मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट में दोगी? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने बाल गोपाल को खुद ही वृंदावन से लाई थी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है और तुम्हारी सासू माँ यह सब कह रही है तो मैं तुम्हें जरूर बाल गोपाल जी दिलाकर लाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है क्या तुम इनकी सेवा कर लोगी? निशा खुश होकर कहती है हाँ दीदी, भला इतने प्यारे बाल गोपाल की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। मैं निशा के साथ मार्केट जाती हूँ और वहां जाकर बाल गोपाल जी का विग्रह उसे दिलाती हूँ। निशा जो मेरे घर में बाल गोपाल जी का विग्रह है उनसे बड़े लड्डू गोपाल का विग्रह लेती है और उनकी स्थापना बड़े ही मन से अपने घर में करती है। उसने अपने बाल गोपाल का नाम माधव रखा था।
अब वह माधव को सेवा करने लगी थी। निशा घर का सारा काम करती और बाकी समय माधव के साथ ही बिताती थी। निशा का घर हमारे घर से दूर था, इसलिए कभी कभी मैं भी माधव से मिलने अवश्य जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। माधव की सेवा करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन निशा अभी भी गर्भवती नहीं हुई थी। एक दिन निशा की सासू माँ हमारे घर आती है और कहती है कि नेहा, तुमने निशा को बाल गोपाल सेवा करने के लिए कहा था और वह यह भी कहा था कि उनकी सेवा से खुश होकर वह उसकी गोद भर देंगे, लेकिन यह क्या, साल होने को आया, निशा को तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगता है। साथ ही वह कहती है, जब से लड्डू गोपाल तुमने उसे दिए हैं तब से तो वह प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। पहले कम से कम वह गर्भवती तो होती थी, कहीं ऐसा तो नहीं लड्डू गोपाल की वजह से वह अब गर्भवती भी नहीं हो रही है। नेहा कहती है, उनकी यह बात सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगता है और गुस्सा भी आता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि इनके मन में यह क्या चल रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो करुणा निधान है, पालनहार है, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है और हमारे साथ जो होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है, उसमें उनका क्या दोष। हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और आप उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करोगी तो वह सबकी सुनते हैं। अवश्य ही एक दिन आपके आंगन में भी बाल गोपाल की किलकारियां गूंजेगी। नेहा कहती है, मेरी बातें सुनकर वह वहां से चली तो जाती है, लेकिन घर जाकर पता नहीं वह निशा से क्या बोलती है। निशा को भी अब यही लगने लगा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता। अब वह भी पहले की तरह न तो उनकी सेवा करती थी और न ही माधव से लाड़ प्यार करती थी। बस वह एक जिम्मेदारी समझकर अब उनका काम करती थी। अब धीरे धीरे निशा ने हमारे घर भी आना बंद कर दिया। जब मैं कॉल पर उसे माधव के बारे में कोई भी बात करती तो वह बहाना बनाकर कॉल काट देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम माधव की बात करते ही क्यों फोन रख देती हो और तुम घर भी नहीं आती। तभी वह कहती है कि दीदी, मुझे बहुत काम है और मैं बिजी रहती हूँ। मेरी सासू माँ को किसी ने बताया है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यह बाल गोपाल की सेवा करने से तुम्हें बच्चा नहीं होगा। मैं अब माधव की सेवा करती तो हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मैंने 1 साल उनकी सेवा करके देख लिया है। नेहा कहती है, यह सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं रोने लगती हूँ। शायद मेरे हाथों से पाप हो गया। मैंने ऐसे घर में बाल गोपाल को भेज दिया जहाँ पर वह स्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन जो भी हुआ, मैं अभी भी निशा को समझा रही थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने मेरा फोन काट दिया। मुझे लगा कि अभी वह गुस्से में है, इसलिए कुछ समय बाद मैं उससे बात करूंगी। निशा का मानना था कि जब वह लड्डू गोपाल की सेवा माँ बनकर करेगी तो उसे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन शुरुआत में निशा ने मन में स्वार्थ भाव से ही उन्हें लिया था और स्वार्थ भाव से ही वह उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए शायद बाल गोपाल उनकी सेवा स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अब वह बाल गोपाल की सेवा नहीं करती थी। वह देर से सोकर उठती थी और पहले खुद बिना नहाए नाश्ता कर लेती, सारा काम करती, उसके बाद नहाकर माधव के सामने उन्हें बिना नहलाए कुछ खाने को रख देती थी। अब इतना बुरा दुर्व्यवहार वह माधव के साथ करने लगी थी, उनकी अवहेलना करने लगी थी। हमारे माधव 12 बजे तक सोते रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे, न ही उनको नहलाती थी और न ही उनके वस्त्र बदलती थी। अब निशा ने उनको सेवा करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह उन्हें अब सुलाती भी नहीं थी। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि जब वह दिल से उनकी सेवा करेगी तो ही फल मिलेगा। हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर फल कहाँ से लगेंगे। नेहा कहती है कि मैं निशा से कहती हूँ, अगर अब तुम सेवा नहीं करना चाहती और माधव तुम पर बोझ बन गए हैं तो उन्हें मेरे घर भेज दो। तभी वह भड़क जाती है और कहती है, आपने मुझे माधव गिफ्ट में दिए थे, इसका मतलब यह नहीं
कि आप इन्हें वापस मांग लो। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, और अगर आपको वापस लेने हैं तो मुझे पैसे बताइए कि माधव कितने पैसों में आए थे। आप इतने नंबर के बाल गोपाल ले आना, मैं उनकी पेमेंट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी मुझे मेरे हस्बैंड से पता चलता है कि उसकी फैमिली 10-15 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही है। यह सुनकर मैंने सोचा कि माधव की सेवा 10-15 दिन तक मैं कर लूंगी। यह सोचकर मैंने निशा को कॉल लगाया, लेकिन वह माधव को मुझे देने से मना कर देती है। मैंने सोचा शायद वह माधव को साथ ही ले जा रही होगी, इसलिए मना कर रही है। मैंने कहा, अच्छा तो तुम इन्हें साथ लेकर जा रही हो? तभी वह कहती है, नहीं दीदी, इन्हें हम कहाँ उठाए फिरेंगे, मैं यहीं ड्राई फ्रूट वगैरह रख कर जाऊंगी। यह सुनकर मैं कहती हूँ, निशा, मैं माधव को तुम्हें वापस आते ही लौटा दूंगी, तब तक प्लीज मुझे इनकी सेवा करने दो। इनको 15 दिन तक कौन सुलाएगा, कौन नहलाएगा और कौन इन्हें खाना खिलाएगा। माधव की कृपा से वह मान जाती है और उन्हें हमारे घर छोड़कर जाती है। मैं पूरे प्यार से उनकी सेवा करती हूँ। मेरे बच्चे भी माधव से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि माधव हमारे बाल गोपाल जी से बड़े थे और दिखने में भी इतने सुंदर थे कि उनकी छवि आंखों से हटती नहीं थी। 15 दिन कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। 15 दिन बाद निशा आकर उन्हें वापस ले जाने के लिए कॉल करती है। उसकी कॉल आते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं माधव को निशा के घर पर भेजूं, पर क्या करती। मैं माधव को गोदी में लेकर रोने लगती हूँ, उनके मुख को निहारने लगती हूँ। मेरे पति मुझे समझाते हैं कि परेशान मत हो। अगले दिन निशा माधव को लेकर चली गई। उनके जाने से ऐसा लग रहा था मानो कि घर का कोई सदस्य हमसे बिछड़ गया हो। माधव के बगैर मेरे बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था। वह भी माधव को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। उसी रात एक आश्चर्य करने वाली घटना मेरे साथ होती है। मुझे रात को माधव रोते हुए सपने में दिखाई देते हैं और कहते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मैं उठकर तुरंत रोने लगती हूँ। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम दिन भर माधव को याद कर रही थी, इसलिए तुम्हें यह सपना दिखाई दिया। मैंने सोचा मैं शारीरिक रूप से तो उन्हें सेवा प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन मैं मानसिक रूप से तो माधव की सेवा कर ही सकती हूँ। नेहा कहती है, ऐसा सोचकर मैंने एक आसन लगाकर यह सोच लिया मानो कि माधव मेरी गोदी में है और मैं उन्हें लोरी गाकर सुला रही हूँ। इस प्रकार मैंने उन्हें मानसिक रूप से अपनी गोदी में सुलाया। तो सच मानिए मुझे अनुभव होता है कि जैसे माधव मुस्कुरा रहे हो। सुबह होते ही मैं उन्हें गर्म पानी से स्नान कराती हूँ, उन्हें कपड़े पहनाती हूँ और दूध पिलाती हूँ। मानसिक रूप से मैं उन्हें नहाने और भोग लगाने की सेवा प्रदान करती हूँ। उसके बाद फिर मैं निशा को कॉल करके पूछती हूँ कि रात को माधव को अच्छे से तो सुलाया था ना। तभी उसके बाद निशा जो मुझे बताती है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि माधव का बेड तो आपके पास ही रह गया था, फिर रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रात माधव सोए ही नहीं। तभी मैं देखती हूँ कि निशा बेड हमारे घर ही भूल गई थी। मैं सारा सामान जल्दी से जल्दी निशा के घर देने के बहाने से जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी माधव से मिलना था। मैं उनके लिए खीर बनाकर ले जाती हूँ, लेकिन यह क्या, जैसे ही मैं वहाँ अचानक से जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, माधव वहाँ पर थे ही नहीं। तब मैं निशा से पूछती हूँ कि माधव कहाँ है। तभी वह मुझे देखकर कहती है कि मुझसे उनकी सेवा नहीं हो रही थी और हमारे घर में एक कुत्ता भी है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरे पति ने मुझे सौंप रखी है, इसलिए मैंने माधव को सासू माँ को दे दिया है। मैंने पूछा क्या वह उनकी सेवा कर लेगी, तो निशा यह सुनते ही फिर से भड़क जाती है और कहती है कि दीदी, आपको क्यों लगता है कि आप ही बाल गोपाल की सेवा कर सकती हो? क्या हमें नहीं आता? हम नास्तिक नहीं है, हम भी बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। यह सुनकर मैं फिर वापस घर लौट आती हूँ और वह खीर निशा को ही दे जाती हूँ।
निशा कुत्ते के साथ खेल रही थी, उसे लाड़ प्यार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि इतना लाड़ प्यार तो निशा ने कभी माधव से भी नहीं किया होगा। निशा अब हमारे घर नहीं आती थी, न ही मैं निशा के घर जाती थी। लेकिन मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने निशा को कॉल करके कहा कि आज दोपहर का खाना मत बनाना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का खाना लेकर आ जाऊंगी। मैं खाना लेकर निशा के घर जाती हूँ। जब हम बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक से निशा का डॉगी, जिसका नाम टॉमी था, वह दौड़कर छत पर चला जाता है। निशा खाना खा रही थी। वह खाना खाते खाते बीच में ही उसे लेने के लिए जाने लगती है। तब मैं कहती हूँ, तुम खाना खाओ, मैं टॉमी को लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं छत पर जाती हूँ, वहाँ जो दृश्य मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मैं देखती हूँ कि टॉमी अपने मुंह में माधव को लेकर चबा रहा था। बार बार उसके मुंह से वह गिर रहे थे। वह दोबारा उठाकर पंजे मारकर उनके साथ खिलाड़ी कर रहा था। तभी मैं दौड़कर माधव को उस कुत्ते के मुंह से निकालने लगती हूँ तो वह मुझे भी काटने को दौड़ता है और मेरी आंखों के सामने माधव को नोचने लगता है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं माधव को उससे छुड़ाती हूँ। मैंने देखा पूरे विग्रह पर पंजों के निशान थे। उनकी पोशाक फटी हुई थी। मैं गुस्से से नीचे आती हूँ। मुझे देखकर निशा घबरा जाती है। मैं उसे कहती हूँ कि यह सब क्या है। मेरे मुंह से जो निकला, जितना बुरा निकला, मैंने सब बोल दिया। मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि मैंने बाल गोपाल को अपनी सासू माँ को दे दिया है, अब यह क्या है? तुम शायद माँ बनने लायक नहीं हो। अब चाहे जो हो जाए, मैं माधव को 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। लड़ाई करके मैं माधव को लेकर घर आ जाती हूँ और माधव को अपनी गोदी में लेकर रोए जा रही थी। तभी मेरे हस्बैंड आते हैं। मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ। वह भी माधव की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और मुझसे कहते हैं कि यह सब माधव की ही मर्जी है। ना ही तुम आज खाना लेकर जाती और न ही तुम्हें यह सच्चाई पता चलती। यह कुत्ता तो माधव के साथ प्रतिदिन यही करता होगा। मेरे पति मुझे समझाते हैं। मैं अपने छोटे से माधव को, अपने बाल गोपाल को चंदन का लेप लगाती हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ और उन्हें नई पोशाक पहनाती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि यह खंडित हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने माधव को खंडित नहीं मानती। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा आज भी करती हूँ। मैं उसी विग्रह की सेवा कर रही हूँ। आज भी मैं उनसे उतना ही प्रेम करती हूँ। मैं मेरे बाल गोपाल को, मैं अपने लड्डू गोपाल को खंडित नहीं मानती। मैं निशा को उसकी भूल के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी और शायद बाल गोपाल भी उसको इतनी बड़ी भूल की सजा जरूर देंगे और वह भी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं निशा को कहती थी कि अगर तुम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती तो वह तुम्हारी जरूर सुनते, लेकिन तुमने उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। भक्तों, बाल गोपाल की सेवा अगर कोई स्वार्थ भाव से करता है तो वह उसका फल नहीं देते। अगर हम बाल गोपाल की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह अवश्य ही हमारी हर प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मैं नेहा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सब भक्तों के साथ शेयर की और उन्हें यह ज्ञान कराया कि बाल गोपाल जी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को स्वीकार करते हैं, स्वार्थ भाव से की गई सेवा को वह कभी स्वीकार नहीं करते। इसी के साथ बोलिए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय।